हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल वीपी क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर विशाल शर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये जो सॉल्यूशन है दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो इसका बिल्कुल ना सोचें कि ये इंग्लिश के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है तो हिंदी में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीट देखें, तभी जाके पूरा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड के बारे में बात कर लेते हैं। यूक्लिड ने क्या एलिमेंट एक बुक लिखी थी और उस एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो डेफिनेशंस थी वो कितनी थी, 20 थी। लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर कितनी डेफिनेशन मेंशन है, 7 डेफिनेशन मेंशन है। तो पहले उससे रीड आउट कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। चलिए, इस चैप्टर के अंदर 3 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है डेफिनेशन, जो उनके 7 डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मेंशन है। सेकंड एक्सिम्स और थर्ड है पोस्टुलेट्स। अभी एक्सिम्स और पोस्टुलेट होते क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसे एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब पोस्टुलेट और एक्सिम्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो ज्योमेट्री के अंदर यूज होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ उसे तो आप पोस्टुलेट्स कहते हैं, और जो अदर देन ज्योमेट्रिकल ब्रांच के अंदर यूज होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर उन्हें अपन एक्सिम्स कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 5 पोस्टुलेट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एक्सिम्स कितने, 7 है। तो ये 3 बातें आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर बहुत आसान है। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अपन। आपको इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताने, और ये ट्रू और फॉल्स बताएंगे और रीजन लिखेंगे साथ के साथ में। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इट मीन्स, ये कहना ये चाह रहा है कि सिंगल पॉइंट मतलब एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो ये बेटा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक लाइन क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं एक बिंदु से। तो आपने बिल्कुल डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से जूम करके। चलिए, मैंने यहाँ पर इसमें डेफिनेशन के अंदर जो इसका रीज़न लिखा है उसके अंदर भी ये आपको मेंशन कर रखा है कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट ओ, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स आर पास थ्रू अ पॉइंट ओ। चलिए, यानी एक बिंदु से आपके सभी दिशाओं के अंदर, सभी डायरेक्शंस के अंदर बहुत सारी लाइंस मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, बिल्कुल भी सत्य कथन नहीं है, एकदम गलत कथन है, बिल्कुल ही मतलब असत्य कथन कह सकते हैं आप इसे। ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉल्स स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पर लिख रखा है फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग बिंदु, अलग अलग पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं, जरा बताइए आप। आपने सोचा होगा और नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर बता रखा है। चलिए इधर देखते हैं डायग्राम को अच्छे से। यहाँ पर मैंने बताया है आपको, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है आपके पास में क्यू। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक पॉइंट आपके पास में ये पी रहा, एक पॉइंट आपके पास में ये क्यू रहा। दोनों बिंदुओं से अभी अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था कि हर एक बिंदु से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो हर डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर पी से हर डायरेक्शन के अंदर जा रही है, क्यू से भी हर डायरेक्शन के अंदर जा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी पॉसिबल है, ये वाली, जो P और Q दोनों बिंदुओं से होकर यानी दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है। यानी सिर्फ वन लाइन आप कह सकते हैं ऐसी, जो दोनों बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से पास होकर निकलती है। तो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास में, फॉल्स स्टेटमेंट है। वापस आ जाते हैं, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था। देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट, मतलब अलग अलग बिंदुओं से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। बिल्कुल गलत बात है, आपने यहाँ पर चेक कर लिया अच्छे से। चलिए, अब नंबर 3 स्टेटमेंट पर आते हैं। आपके पास है नंबर 3 स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन, अब यूक्लिड जो महोदय थे उन्होंने क्या कहा कि टर्मिनेटेड लाइन। अब टर्मिनेटेड लाइन आज आप इसे अच्छे से जानते हैं। पहली बात तो इसे आप लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट अच्छे से पता होगा आपको, लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट क्या है, एक पार्ट है किसका, लाइन का। अब उसे इसने कहा टर्मिनेटेड लाइन। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसमें देखिए,
कैन टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्फिनेटली ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सत्य कथन है, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है कि जब भी आपने देखा होगा किसी भी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसे, ये कोई लाइन है दोनों तरफ मूव हो रही है, इसे तो कहते हैं अपन लाइन, और ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट होते हैं, वो कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं। और जो लाइन होती है उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो इन्फानाइट तक जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इन्फानाइटली ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सत्य कथन है। आप देखो यहाँ पे इसको तरफ इस तरफ बढ़ा सकते हो और इसे भी आप इस तरफ बढ़ा सकते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये आपके स्टेटमेंट हो गया थर्ड, जो कि ट्रू स्टेटमेंट था। अब फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट पे आते हैं। फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई आर ऑल्सो इक्वल। मतलब यदि दो सर्कल, सर्कल का मतलब वृत्त होता है, दोनों दो वृत्त यदि आपस में इक्वल हैं, इक्वल का मतलब बराबर है, तो उनकी रेडियस मतलब जो उनकी त्रिज्या होती है वो भी इक्वल होगी। अब ये बात तो बिल्कुल सत्य कथन है कि जब आपने एग्जाम्स पढ़ी होगी यूक्लिड की, कि जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो तीसरी भी उसके बराबर होती है। या फिर आपने एक एग्जाम और पढ़ी होगी कोइंसाइड वाली, संपाती। यदि दो फिगर आपस में कोइंसाइड होते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब दो फिगर्स का मतलब दो आकृतियां आपस में यदि संपाती होती हैं तो वो दोनों बराबर होती हैं। ये बात तो आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। तो इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल मतलब कोइंसाइड हैं, कोइंसाइड हैं, देयर देन देयर रेडाई आर इक्वल। बिल्कुल, जो उनकी रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी। इट मीन्स जो उनका क्या कहते हैं अपन उसको, पैरामीटर, पैरामीटर को मतलब जो 2πr होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा सर्कमफेरेंस जिसे आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन फिगर्स इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से पता है कैसे। ये एग्जाम नंबर 1 ही है, जब दो इक्वल्स आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरे के भी वो इक्वल होते हैं। इस स्टेटमेंट आपको मैं लिखा देता हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। According to Euclid's axiom, things which are equal to the same things are equal to one another। मतलब दो थिंग्स यानी दो आकृतियां, दो वस्तुएं यदि आपस में समान है तो वो तीसरे की भी समान होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि 5 डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है, और इन 5 डेफिनेशनों को प्रूव करने के लिए, लिखने के लिए यदि किसी और टर्म की भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसकी भी डेफिनेशन आप बताइए। तो फर्स्ट है आपका पैरेलल लाइन्स, फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड है परपेंडिकुलर, थर्ड है लाइन सेगमेंट, फोर्थ है रेडियस ऑफ ए सर्कल और फिफ्थ है स्क्वायर। इन सभी को डिफाइन करने के लिए आपको किन किन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने सबको मेंशन कर रखा है, पॉइंट, लाइन, रे, एंगल और प्लेन, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। इन सभी की मतलब 7 टर्म्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी जाकर आप इन 5 को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट। अब पॉइंट है तो पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट फिगर इन मैथमेटिक्स एरा। सबसे छोटी से छोटी आकृति गणित के अंदर वो क्या है, पॉइंट है। यानी किसी भी प्लेन सरफेस पर आप एक मार्कर से या पेंसिल से, जो कि बहुत शार्पेस्ट पेंसिल होनी चाहिए, उस प्लेन पर, उस ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, उस प्लेन पर यदि टच करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, ये टच किया मैंने इस सरफेस पर, तो ये जो आकृति आपके पास में जो फिगर बन के आया, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं पॉइंट। मैं लिख देता हूँ आपको, इसे कहते हैं आप क्या, पॉइंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब पॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर कौन से, जो सेम प्लेन सरफेस पर हो, यानी एक ही प्लेन सरफेस पर बने हुए पॉइंट्सों को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और दो अलग अलग प्लेनों पर बने हुए हो तो उन्हें अपन कॉलिनियर कहते हैं, नॉन कॉलिनियर कहते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, वो है लाइन। अब लाइन किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं बेटा, व्हेन वी जॉइन 2 और मोर पॉइंट्स इन अ सेम प्लेन सरफेस एंड बोथ एंड पॉइंट आर गोज टू इन्फिनिटी। ये मैंने दो बिंदुओं को, मतलब ये P मान लीजिए आप और इसे Q मान लीजिए, इन दोनों को आपस में टच करा, ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद में दोनों बिंदु कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तब इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइन कहते हैं।
मतलब लाइन के जो अंतिम छोर के जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, वो नॉन स्टेबल होते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, लाइन की डेफिनेशन भी बहुत आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, वो है रे। अब रे किसे कहते हैं? रे इसे कहते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम रे का है। अब रे कैसे, कि जैसे ये पी पॉइंट लिया अपने और ये क्यू पॉइंट लिया, एक पॉइंट स्टेबल है इसका, देखो ये फिक्स है, और ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब भी एक पॉइंट स्टेबल हो और एक पॉइंट आपके इन्फिनिटी तक जाए, उससे आप कहते हैं क्या? रे कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, वो क्या है? एंगल। अब एंगल क्या कहते हैं? जब ये देखो, ये एक रे ली मैंने, एक दूसरी रे ली, अब इन दोनों को जब भी मैंने सेम वर्टेक्स से पास किया, सेम वर्टेक्स से पास करने के बाद में जो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, इसे आप थीटा से मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं आप इसे? ये थीटा लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, थीटा से मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस, ये डिस्टेंस जो आया है, इसे ही आप क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब सर्कल, चलिए अब बढ़ते हैं सर्कल की डेफिनेशन पर। सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? सर्कल देखिए मैं बना के बताता हूँ आपको। सर ये बना छोटा सा अपना सर्कल, और इसका ये सेंटर। अब सर्कल, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remain constant। मतलब बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ होना चाहिए, और वो बिंदु पथ किसी एक निश्चित बिंदु से, ये जो सेंटर है ना, इसे बोलते हैं निश्चित बिंदु, इस सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी जो रेडियस वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। उससे आप कहते हैं सर्कल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए, अरे क्वाड्रिलेटरल तो बहुत ईजी वाली बात आ गई। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, यानी वो बंद आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी अ क्लोज्ड फिगर विच कंटेन 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ये सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से मैंने समझा दी है। आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। और प्लीज़ यदि आपको समझ में आ रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पर। और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है? टू लाइन्स L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point and we write them as L parallel to M। यहाँ पर इसको राइट डाउन करने का तरीका आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये देखो तरीका है L पैरेलल टू M, इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और जो मैंने बताया यहाँ पर देखो इधर फटाफट से, L और M दो लाइन्स हैं। अब इन दो लाइन्स में देखो दो फंक्शन काम कर रहे हैं। पहला तो ये कभी नहीं मिलेंगी, क्यों? क्योंकि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नेवर मीट ईच अदर, और द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस है P एंड Q, कब परपेंडिकुलर होंगी? जब उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हमेशा बना हुआ रहे। कितना रहे? 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को देखो यहाँ पर बता रखा है मैंने इस तरह से। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन P पैरेलल टू Q। और ये जो लाइंस हैं वो देखो इधर इधर, ये आपकी Q, ये आपकी P, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री के थ्रू बताया जा रहा है, ये एंगल है। चलिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसकी मैंने पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी किसी भी लाइन का एक हिस्सा लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, कभी भी कोई सर्कल हो, यानी सर्कल क्या होता है पहले बताया, द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is remain constant, क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। अब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब जो उसका बीच का बिंदु होता है, सेंटर होता है, सेंटर से आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कभी भी कहीं भी टच करोगे तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या कहलाती है? आपकी रेडियस कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये P आपके पास में, P आपके पास में सेंटर है, क्यों आपका इसका कोई बिंदु ले लिया आपने, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, स्क्वायर। स्क्वायर तो बहुत ईजी वाली बात है। स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन दो बातें इसमें भी फॉलो होनी चाहिए। एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर परपेंडिकुलर। A quadrilateral in which all the four angles are right angle and all the four sides are equal is called a square।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको दो पोस्टुलेट गिवन है और इनको आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या गिवन है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिट एट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। चलिए, मतलब कहना ये चाह रहा है ये कि, एक सेकेंड, दो बिंदु हैं आपके पास में ए और बी, ठीक है। इन दोनों को आपने टच किया, ए और बी। एक बिंदु और है, एक पॉइंट सी इस ए बी पर ही है। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड, देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब वापस से अभी आपको बोला कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है, और अब ये कह रहा है कि ए बी तो एक लाइन पर है, लेकिन जो सी है वो इस लाइन पर नहीं है। इट मीन्स देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पर जो बोल रहा है सी, ये ए बी पर ना होकर ए बी से बाहर है। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो आप इसका आंसर करेंगे यस। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले पॉइंट आना चाहिए और पॉइंट के साथ साथ में लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन दोनों को तो आपने यहाँ पर मैंने लिखा है यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। Also, these postulates are consistent because they deal with two different situation. अब कंसिस्टेंट क्या होता है? जो इंट्रोडक्शन में आपने इसको समझा ही होगा। कंसिस्टेंट का मीनिंग है जब दो डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है और दोनों डिफरेंट सिचुएशन आपस में बिल्कुल सच्चे हो। अब जैसे ये ए बी सी तीनों एक लाइन पर है, पॉसिबल है। ए बी दोनों तो एक लाइन पर है, सी बाहर है, ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल है, तो आपस में ये कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। डिफरेंट सिचुएशन है तो ये आपस में कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे मैंने अभी ये बनाया था फिगर। फर्स्ट में क्या था? सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइन ऑन द लाइन इन बिटवीन दैम। आपको मैंने बताया था वहाँ पर एक लाइन थी, इसके अंदर ए बी सी तीनों थे। सेकेंड है, says that given point A, B, you can take point C not lying on the line through A and B। यानी A, B तो एक लाइन पर थे, लेकिन C अलग था। तो ये दोनों लिख रखे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था और नीचे, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो आपने बता दिया यस। नेक्स्ट है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? आपने बोला यस, दिस इज consistent because they deal with two different situations. Do they follow from Euclid's postulate? ना 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 ना। आपने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब क्या था कि ये कहीं भी पोस्टुलेट, जो 5 पोस्टुलेट्स बताएंगे उसमें कहीं भी ये नहीं था, लेकिन ये एग्जिम जरूर है। यूक्लिड की जो आपने फर्स्ट अपना क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स में अपन ने किया है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। मतलब दो अलग अलग बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है जो दोनों से पास होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर्स। आपसे बोल रहा है कोई एक ए बी लाइन है, यहाँ पर देखिए इस ए बी लाइन पर, मैं बता देता हूँ और अच्छे से। इस ए बी लाइन पर बीच में मैंने एक ले लिया पॉइंट सी। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी बी सी के इक्वल है, तो दोनों तरफ मैंने ए सी को ऐड कर दिया। ये ए सी दोनों तरफ इस इक्वेशन में ऐड कर दिया। ए सी प्लस ए सी क्या होता है? 2AC। क्या होता है? 2AC। और बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी मिलकर क्या बन गया? पूरा ए बी बन गया। ए बी बन गया। अब ये जो 2 है, ये 2 निकल कर कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, 1/, में चला जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हाफ हो जाएगा ए बी के। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में है भी नहीं, तो ये बहुत समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी मिड पॉइंट बोला गया है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट निकाला है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन
मिड पॉइंट हो सकता है पॉसिबल और ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले इसको गलत प्रूफ करेंगे। गलत कैसे प्रूफ करेंगे, दो मिड पॉइंट ले लेते हैं अपन। दोनों मिड पॉइंट यदि आपस में कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड का मतलब संपाती हो जाए, तब तो कहेंगे अपन कि ये क्या है, एक ही मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज अलग अलग हो जाएंगे। देखते हैं, चलिए आपको मैंने यहाँ पर प्रूफ में दिखाता हूँ, अच्छे से विजिबल हो जाएगा। आपने दो, एक ए बी लाइन सेगमेंट पर दो मिड पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, सी और डी। सबसे पहले सी पर चलते हैं। ए सी हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि आपने जब सी को मिड पॉइंट कंसीडर किया है तो पूरे ए बी का हाफ हो ही होगा। चलिए फिर ए डी की बात करते हैं। अब ए डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जब डी को भी आपने मिड पॉइंट कंसीडर किया है तो ए बी का वो हाफ होना ही होना है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप, है ना, ए सी माइनस ए डी। जब ए सी माइनस ए डी करोगे आप, यहाँ पर मैंने करके बताया, तो हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी मतलब कंसीडर क्या हो गया, जीरो, जीरो आने वाला है। अब ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि जब ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा कि ए डी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो डी और सी पॉइंट कोइंसाइड होंगे तभी जाकर ये पॉसिबल है कि जब ए डी और ए सी का मतलब जीरो आ जाए। इसका मतलब जो ए डी है और ये ए सी है, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है। तो मतलब जो सी डी है, इन दोनों का डिफरेंस जो बता रहा था सी डी, वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो आपको समझ में आ गया, तभी ये पॉसिबल है बच्चा, जब जब आपस में ये कोइंसाइड हो। दस, every line segment has one and only one midpoint। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको पता है कि ए सी बी डी के इक्वल है, लाइन सेगमेंट में बता देता हूँ, ए सी बी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसको लेके चलते हैं अपन, गिवन, सबसे पहले अपन गिवन नोट डाउन करते हैं। ए सी बी डी के इक्वल है, दोनों तरफ बी सी को आप ऐड कर दो, बोथ साइड वी ऐड बी सी। जब आप ऐड करोगे तो क्या पता चलेगा कि सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी। अब जब आपने बी सी को ऐड किया, अब बी सी को माइनस कर रहे हैं, बी सी को माइनस कर रहे हैं, चलो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखो क्या, वैन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर आर इक्वल, ये आपको क्या है, ये एग्जिम है। तो क्या पता चलेगा कि बी सी से बी सी कैंसिल, यहाँ पर बी सी से बी सी कैंसिल, तो बताओ क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Why is axiom 5 in the least of Euclid's axiom? Consider a universal truth। क्यों axiom 5 को यूक्लिड के axiom के रूप में कंसीडर किया गया और ये कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। पहली बात तो ये पोस्टुलेट के बारे में नहीं, axiom के बारे में पूछ रहा है, यही एक क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल सिचुएशन। जब कोई स्टेटमेंट, जैसे पहले आपको पता होना चाहिए फिफ्थ नंबर की एग्जाम है कौन सी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब हमेशा होल, जैसे आपको मैं यह बताऊं, होल का एक एग्जाम वाला, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर के अंदर, एक सेकेंड इसको इधर रखते हैं, स्क्वायर के मैं 4 सेक्शन कर देता हूँ, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब इस 4 सेक्शंस के अंदर मैं यदि आपको ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका, इसको निकाल लूँ बाहर, मतलब इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से इरेज कर दूँ, यहाँ से इरेज करने के बाद में देखो, एक बार आराम से करते हैं इसको, यहाँ से इरेज करने के बाद में जब इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये यहाँ पर 1 आ चुका है आपका निकल कर बाहर। अब ये बताओ, ये जो पार्ट निकाला मैंने इस कंप्लीट में से, वो पार्ट हमेशा इस कंप्लीट का कम ही होगा ना। तो होल इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज अ पार्ट, मतलब ये हमेशा आपको जानना है कि कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आपने पूरे बल्क में से जो भी सामान निकाला वो बल्क का ज़्यादा हो जाए। तो ये हर सिचुएशन के अंदर ट्रू है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, यानी हमेशा छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। तो इसीलिए इसको फिफ्थ नंबर के एग्जाम के रूप में कंसीडर किया गया है, पोस्टुलेट नहीं है ये एग्जाम है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत